आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस महीने नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा हेडलाइन में रहा। बहुत लोगों को नोबेल प्राइज मिला, बहुत क्रेजी इनोवेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि आखिरकार इनको क्यों मिला है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। बस रटने से कि इन पर्सन को इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में नोबेल प्राइज मिल गया, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि आखिरकार उस टेक्नोलॉजी में इन लोगों का क्या योगदान रहा है, क्या इन्होंने ऐसा यूनिक इनोवेशन कर दिया और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपने एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपको ये जरूरत हो जाता है। तो आज के सेशन में मेरा यही काम है कि आपको कैसे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जितने भी नोबेल प्राइज विनर इस बार हुए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या इनोवेशन है, वो किस फील्ड में उनको मिला है, उन सभी को आपको काफी आसान तरीके से समझाया जाए, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहे इस साल के सारे नोबेल प्राइज के बारे में। अब आगे बढ़ने के पहले एक चीज आप जान लो कि ये नोबेल प्राइज होता क्या है। तो नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो 1901 से दिया जा रहा है, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। जिन लोगों का जिनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और पीस में, इनमें से कोई भी लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, उनको हर एक साल चुना जाता है और चुन के इनको अवार्ड दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज किसके नाम पे बना है? तो इन पर्सन के नाम पे बना है, और इन पर्सन का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे कैपिटलिस्ट, एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बताया है कि कैसे पैसे का यूज हम ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रतन टाटा, व्हेन ही पास्ड अवे, कितने लोगों का सिंपैथी आया, कितने लोग वर अपसेट, द होल इंडिया वाज क्राइंग बिकॉज ऑफ रतन टाटा। सो देयर आर सम पीपल हु हैव मेड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। वही थे अल्फ्रेड नोबल भी। अल्फ्रेड नोबल मरने के पहले अपना सारा पैसा 5 हिस्से में बांट दिए। अगर मान लीजिए इनके पास 100 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ को इन्होंने कहा कि 5 हिस्से में बांट दो, 20 करोड़, 20 करोड़, ऐसे करके 5 हिस्से में इन्होंने बांट दिया। ये 20 करोड़ को इन्होंने कहा कि कोई बहुत अच्छे तरीके से इस 20 करोड़ को आप इन्वेस्ट कर दो, चाहे बैंक में डाल दो, स्टॉक मार्केट में डाल दो, बॉन्ड मार्केट में डाल दो, सोना खरीद लो, एनीथिंग। इस 20 करोड़ को आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि हर साल इससे कुछ एनुअल रिटर्न आए। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो हर साल होगा ना, 5-6% आपको रुपए मिलेगा। तो वैसे ही इस 20 करोड़ को इन्वेस्ट करो। इससे जो एनुअल इनकम आएगा, और इस इनकम को, जो एनुअल इनकम आ रहा है आपको, इसको एज अ रिवॉर्ड दे दो नोबेल प्राइज विनर के लिए। तो पहला फैक्शन का जो अवार्ड, जो प्राइज आएगा, वो फिजिक्स वाले को दे दो। जो दूसरा फैक्शन 20 करोड़ का आएगा, वो केमिस्ट्री वाले को दे दो। इसी तरीके से अल्फ्रेड नोबल ने जाते समय पेरिस में एक लास्ट विल, अपना लास्ट में वो एक विल साइन किया, और उस विल में यही कहा कि मेरे पूरे फॉर्च्यून को 5 हिस्से में बांट दो। हर एक हिस्सा का जो कमाई आएगा हर एक साल, वो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, उनमें जो भी नोबेल प्राइज विनर होते हैं, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किए हैं ह्यूमन काइंड के प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनको मिलना चाहिए। अगर फिजिक्स में 3 लोग जीत के आते हैं तो 3 लोग को वो पैसा बांट दिया जाएगा इक्वल अमाउंट में। तो ये आप देखिए कितना बड़ा एक नोबेल कॉज था, जिससे 1901 में इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था, और अभी तक जो नोबेल प्राइज है, इसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंटैक्ट है। ये बताता है कि नोबेल प्राइज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंसेंटिव बेस्ड रिवॉर्ड फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट्स टू ब्रिंग इनोवेशन। नाउ आगे बढ़ने के पहले, अनअकैडमी आईएएस के स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। 25 अक्टूबर को आप एनरोल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एग्जाम अगले साल निकालना है या बहुत कम टाइम में निकालना है, उनको रिवीजन और नोट्स मेकिंग का स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, और साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पढ़ते हैं वो क्यों भूल जाते हैं और उसको कैसे याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको मैं पढ़ाऊंगा नोबेल प्राइज, आप 5 दिन बाद भूल जाओगे। ये इसीलिए होता है बिकॉज आपको पता नहीं कि आपका माइंड, आपका मेमोरी, आपका रिकॉर्डिंग पावर ये कैसे काम करता है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए आप फ्री वेबिनार 20 अक्टूबर को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस की बात करें तो न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर के हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में दोनों मीडियम के बैचेस इन 1:30 को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं।
बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, जहां पे आप हमारे सी सैट, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पहला बात करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। नोबेल प्राइज इकोनॉमी इन तीनों व्यक्तियों को मिला है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। किस चीज के लिए मिला है ये आप जानिए। इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। इसको आप ऐसा एग्जाम्पल समझिए कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए ब्रिटिश जो थे वो दुनिया भर को कॉलोनी बनाए थे। एक सेट ऑफ कॉलोनीज उन्होंने बनाया अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा सेट ऑफ कॉलोनीज इन्होंने बनाया इंडिया में, और तीसरा सेट ऑफ कॉलोनीज इन्होंने बनाया अफ्रीका में। राइट? तो ये तीन जगह इन्होंने इस तरीके के कॉलोनीज को बनाया। बट आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कुछ कॉलोनीज बहुत आगे बढ़ गए, कुछ कॉलोनीज मीडियम रह गए, और कुछ कॉलोनीज अभी भी बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा पीछे रह गए। तो ऐसा क्या हुआ कि कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट सारे कॉलोनीज में इक्वल नहीं रहा, रैदर ग्रेट डाइवर्जेंस हुआ। कुछ कॉलोनीज बहुत आगे बढ़ गए और कुछ कॉलोनीज बहुत ही पीछे रह गए। इसका कारण है इंस्टीट्यूशंस। कौन से इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटेन ने उस कंट्री में बनाया, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि क्या वो कॉलोनी आगे गई या वो कॉलोनी पीछे रह गई। कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात हो रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सोशल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि जैसे अमेरिका में जब अंग्रेज ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कैसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पॉलिटिकल राइट का मतलब राइट टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट। पॉलिटिकल राइट का मतलब एक लिमिटेड गवर्नमेंट। और सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि सोसाइटी में कैसे इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है। तो ब्रिटेन ने किस तरीके के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और सोशल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया उस पर डिपेंड करता है। तो अगर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पे ब्रिटेन ने द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द बेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किया। मतलब अमेरिका में आज आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रहा है हमेशा से, इजी ट्रांजिशन ऑफ पावर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स का रियलाइजेशन होता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में। अफ्रीका में चले जाओ तो डेमोक्रेसी नहीं है, सिविल वॉर हो रहा है, सोसाइटी में कोई इक्वालिटी नहीं है। तो कितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस आपने वहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो देश और वहां के जो लोग हैं उनमें कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसलिए इन नोबेल प्राइज विनर्स का ये कहना है कि अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है, सपोज इंडिया को अगर आने वाले टाइम में विकसित भारत बनना है, तो वो तभी बन सकता है जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब पार्लियामेंट को ठीक करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक करें, सोशल इंस्टीट्यूशंस में कास्टिज्म को हटाएं, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को हटाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम सोसाइटी में इक्वालिटी लाएं। तो जब तक हम इंस्टीट्यूशंस पे काम नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका सिंपल कहना था, इंस्टीट्यूशंस डिसाइड्स, कैपिटलिज्म है कि सोशलिज्म है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी। दूसरा, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका बेसिक नोबेल प्राइज विनर मिला है प्रोटीन के ऊपर। अब प्रोटीन क्या होता है आप इसको थोड़ा समझिए। हमारे बॉडी में सेल होता है, आपको पता है करोड़ों अरबों सेल होते हैं हमारे बॉडी में। हर एक सेल में डीएनए होता है, ये डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, और आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। जैसे आप समझ लीजिए कोई पर्सन बहुत लंबा हो गया, कोई पर्सन उतना लंबा नहीं रहा, कोई पर्सन फेयर रहा, कोई पर्सन उतना फेयर नहीं रहा। राइट? कोई पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, कुछ पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। वो सभी चीज डिपेंड करता है आपके डीएनए पे। और डीएनए आपके बॉडी में कैसे प्रभाव डालता है? सबसे पहले आपका डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए में। और आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, और फिर प्रोटीन डिसाइड करेगा आपकी बॉडी में क्या है। राइट? तो आपका डीएनए अलग है, किसी और पर्सन का डीएनए अलग है, लेकिन डीएनए आपकी बॉडी में चेंज कैसे लाता है? जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो हर एक बॉडी में इसी तरीके से डीएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। आप लंबे हैं कि नहीं है, तो वो डीएनए का जो एक एलिमेंट है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और प्रोटीन फिर आपकी बॉडी में मैसेज देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किस चीज के ऊपर मिला है? प्रोटीन के ऊपर मिला है। बिकॉज हमारे बॉडी में प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जिसके ऊपर बहुत सालों से रिसर्च चल रहा है।
अब प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन प्राइमरली अमीनो एसिड्स का बना होता है। ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो अमीनो एसिड्स में आप देख सकते हैं एमिनो ग्रुप, आर ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। ये 3 ग्रुप मिलके अमीनो एसिड मिलते हैं और यही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रोटीन बनाते हैं? तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, वो सारे 20 अमीनो एसिड से बने हैं। क्या मैंने कहा कि मेरे बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, वो कितने अमीनो एसिड से बने हैं? ये 20 अमीनो एसिड से बने हैं। ये आपस में जुड़ते हैं। ये जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद ये प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कैसे जुड़ते हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज़ ये करोड़ों तरीके से जुड़ सकते हैं। ये ओ से जुड़ जाएगा या तो ओएच से जुड़ जाएगा। तो ये 20 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, बट ये 20 अमीनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसके बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें प्रेडिक्ट करना है कि कितने तरीके से अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, जो प्रोटीन बनाए हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इन स्कॉलर्स ने क्या किया कि इन स्कॉलर्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया, जिसका नाम है अल्फा फोल्ड। और अल्फा फोल्ड के थ्रू इन्होंने इन 20 अमीनो एसिड्स का करोड़ों परम्यूटेशन ढूंढ लिया। तो उस एआई के मॉडल में इन्होंने डाला ये 20 अमीनो एसिड्स और फिर कुछ कंप्यूटेशन किया कि कैसे, हाउ मेनी पॉसिबल वेज, कितने पॉसिबल वेज में ये 20 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं और उन सभी का इन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया है। तो आने वाले टाइम में प्रोटीन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज हमारे बॉडी में होता है ना, बहुत लोग का जितने भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है वो सब प्रोटीन में है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम। इसलिए प्रोटीन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बॉडी में हर एक चीज प्रोटीन होता है। जैसे आप खाना खाते हो, उसमें शुगर को कौन कम करेगा? बहुत लोग की बॉडी में डायबिटीज होता है। डायबिटीज क्यों होता है? बिकॉज इंसुलिन काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? बिकॉज बॉडी प्रोटीन जो है, प्रोटीन मैसेज देता है इंसुलिन को काम करने के लिए। लेकिन अगर प्रोटीन आएगा ही नहीं तो इंसुलिन काम ही नहीं करेगा। सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोटीन को समझना बहुत जरूरी था। और ये प्रोटीन, ये 20 अमीनो एसिड से बने हैं। लेकिन ये 20 अमीनो एसिड्स कैसे आपस में जुड़ते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ऐसे अमीनो एसिड्स का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करके एक करोड़ों फॉर्मेशंस का डेटाबेस हमने तैयार किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन कैसे करता है। नाउ तीसरा, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझिए, इन दोनों को विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकिन को मिला है। अब इसका क्या होता है समझिए। आपकी बॉडी में सेल होता है, सेल के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। बॉडी में करोड़ों सेल होता है और सेल के अंदर होता क्या है? डीएनए होता है। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है ये छोड़िए आप, लेकिन हर एक बॉडी में सेल होता है। एनिमल में, प्लांट में, ह्यूमंस में, सब में सेल। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? डीएनए। आपका डीएनए कैसा है? अगर आप एक लंबे पर्सन हो तो आपका डीएनए अलग होगा। अगर आप एक छोटे पर्सन तो आपका डीएनए अलग होगा। बहुत सारे जेनेटिक डिजीज होते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज डीएनए में गड़बड़ी होता है। तो पूरे बॉडी का जो हमारा, कैसा मेरा बॉडी होगा, हम कैसे होंगे, इसका जो पूरा मैसेज है वो डीएनए में है। डीएनए बताता है कि आप कौन हो। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, बॉडी में हमारे करोड़ों सेल हैं। हर एक सेल के अंदर डीएनए है। लेकिन क्या हर एक सेल सेम है? नहीं। हर एक सेल अलग अलग काम करता है। जैसे कुछ ब्लड सेल्स हो गया, कुछ नर्व सेल्स हो गया, कुछ स्किन सेल्स हो गया, फैट सेल हो गया, स्टेम सेल हो गया, मसल सेल हो गया। मतलब बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स हैं, वो हर एक सेल अलग अलग काम करता है। कुछ सेल हमारे बॉडी में खून बनाता है, ब्लड सेल। कुछ सेल हमारे ब्रेन सिस्टम में काम करता है, नर्व सेल। कुछ सेल स्किन के ग्रोथ को इंश्योर करता है, स्किन सेल्स। तो हर एक सेल अलग अलग होता है। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। हर एक सेल में डीएनए है, ठीक बात है। लेकिन डीएनए जो है वो तो हर एक सेल में सेम होगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें भी डीएनए सेम होगा, इसमें भी डीएनए सेम होगा। हमारे बॉडी में तो एक ही तरीके का डीएनए है। इस सेल में भी डीएनए सेम होगा, इस सेल में भी डीएनए सेम होगा। लेकिन ये सेल अलग काम कर रहा है, ये सेल अलग काम कर रहा है। ऐसा क्यों? जब डीएनए जो मैसेज है हमारे बॉडी का वो तो सेम ही है, तो फिर ये सेल क्यों ब्लड सेल की तरह काम कर रहा है और ये स्किन सेल की तरह काम कर रहा है? यही बहुत बड़ा सवाल था जो साइंटिस्ट ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि व्हेन ऑल द सेल्स हैव द सेम मैसेज व्हिच इज द डीएनए, देन व्हाई सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्यों सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ये बहुत जरूरी था जानना। इसी चीज को अब इन दोनों साइंटिस्ट ने ढूंढा है। कैसे ढूंढा है आप समझिए। हमने पहली बात किया कि हमारे बॉडी में कुछ भी चीज होता है उसके लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होगा वो डिसाइड कौन करेगा? डीएनए।
लेकिन डीएनए कैसे हमारे बॉडी में चेंज प्रोड्यूस करता है? तो पहले डीएनए एमआरएनए में होता है, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। ये एमआरएनए फिर कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, और फिर प्रोटीन हमारे बॉडी में चेंजेस लाएगा। तो डीएनए अपने दम पे चेंज नहीं ला सकता है, डीएनए एक तरीके का बैंक है। अब डीएनए को चेंज लाने के लिए उसको पहले प्रोटीन में कन्वर्ट होना है। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या है, मैंने क्या कहा कि एक सेल है ए और दूसरा सेल है बी। इन दोनों सेल में जो डीएनए है वो तो सेम होगा, लेकिन ये दोनों सेल अलग-अलग काम कर रहा है। ए सेल का काम अलग है, मान लीजिए स्किन सेल है, और दूसरे सेल का काम नर्व सेल है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे मान लीजिए ये डीएनए है मेरा, ठीक है? आप एग्जांपल लीजिए, ये डीएनए है। 1, 2, 3, 4। एक डीएनए में ये 4 पार्ट्स हैं। इस पार्ट का फंक्शन अलग है, इस पार्ट का फंक्शन अलग है, इस पार्ट का फंक्शन अलग है, इस पार्ट का फंक्शन अलग है। ठीक है? अब देखिए, ए का काम क्या है? ब्लड सेल। मान लीजिए ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल में काम करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में काम करता है, और ये मान लीजिए स्किन सेल है। ठीक है? अब देखिए क्या है, डीएनए ए के अगर डीएनए को हम ब्रेक करेंगे तो ऐसा होगा। इस डीएनए में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। इस पार्ट का काम है ब्लड सेल को बनाना, इस पार्ट का काम है स्किन सेल को बनाना, इसका काम है स्टेम सेल को बनाना, इसका कुछ और काम हो सकता है। अब ये जो ए है सेल, ये क्या कर रहा है? ब्लड सेल कर रहा है, मतलब ये इन चीजों को नहीं कर रहा है। आप समझिए ध्यान से, ए और बी ये दोनों सेल हैं, दोनों में सेम डीएनए है, लेकिन ए कौन सा काम कर रहा है? ब्लड सेल वाला। और बी कौन सा काम कर रहा है? स्किन सेल वाला। मतलब अगर ए के डीएनए की बात करें जिसमें 4 पार्ट्स है, तो ये तीनों पार्ट काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? केवल ब्लड सेल। अगर बी की बात करें तो बी का डीएनए सेम है, उसमें भी 4 चीज है, लेकिन बी के डीएनए में ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। काम क्या कर रहा है? केवल स्किन सेल। मतलब हर एक सेल में कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। तभी ए ब्लड सेल की तरह काम क्यों कर रहा है? बिकॉज ये तीनों को काम करने से कोई रोक रहा है। बी स्किन सेल की तरह काम क्यों कर रहा है? बिकॉज बी के जो सेल के अंदर डीएनए है उसमें 1 को कोई रोक रहा है, 3 को कोई रोक रहा है, 4 को कोई। तो ये कौन है जो ये इंश्योर करता है कि एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करे? कैसे करता है? बाकी चीजों को वो सप्रेस करता है। ये कैसे होता है? इसी को उन्होंने डिस्कवर किया, और ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो आरएनए। तो इन्होंने इसी चीज को खोजा है कि कैसे हर एक सेल अलग अलग काम करता है। ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज सेल की कुछ चीजों को सप्रेस किया जाता है और कुछ चीजों को काम करने के लिए दिया जाता है, एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो आरएनए। तो ये एक बहुत बड़ा खोज है। तो अब देखिए माइक्रो आरएनए क्या करता है? इनको प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा है। मैंने कहा है कि कोई भी चीज बॉडी में डीएनए से प्रोटीन बनेगा तभी होगा, राइट? तो यहां पे ये 4 चीज हैं, तो इनका ये प्रोटीन बनने ही नहीं देगा, केवल ब्लड सेल का प्रोटीन बनेगा, तो ये वाला पार्ट काम करेगा। तो इन्होंने माइक्रो आरएनए ढूंढा है। कैसे हर एक सेल का डीएनए सेम होता है, लेकिन हर एक सेल अलग अलग काम करता है, बिकॉज माइक्रो आरएनए ये इंश्योर करता है कि एक डीएनए अगर ए सेल में है तो ये तीनों को सप्रेस करे, सो दैट केवल ये वाला पार्ट आपका काम करे। अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है? ये बेसिकली मिला है मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। मशीन लर्निंग का मतलब आपको पता है कि आप मशीन को लर्न करना सिखाओ। जैसे आप पढ़ते हो तब लर्न करते हो, फिर सीखते हो। अगर यही सीखने की शक्ति अगर हम मशीनों में प्रोड्यूस करें कि मशीन अपने से सीख ले, उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका है। इंटेलिजेंस आप आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हो। कैसे जनरेट कर रहे हो? बाय अलाउइंग और बाय मेकिंग द मशीन्स केपेबल ऑफ लर्निंग। हाउ द मशीन लर्न? विद द हेल्प ऑफ डेटा। अब हमारा देखिए ब्रेन है, ये ब्रेन में ये बहुत सारे नोड्स होते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। ये नोड्स सारे आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं, इन्हीं को नर्व सेल्स कह लो आप। तो ये नर्व सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन ब्रेन में आता है तो ये सारे नर्व सेल्स मिलके इसका फिर आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है? आपने मान लो सांप को देखा, फिर ये कैसे पता करोगे कि सांप डेंजरस है, सांप से हमें भागना पड़ेगा? तो ये ब्रेन उस इमेज को स्कैन करके प्रोसेस करता है। अगर सेम तरीके का हम न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ब्रेन का क्या है, हमारा न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर। अगर सेम तरीके का न्यूरल स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन में है, अगर इसको हम आर्टिफिशियली बना देंगे तो इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। और आप देखो ये सब नोड्स हो गए, एक तरीके से नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन में। तो मशीन लर्निंग के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की।
और इन्हीं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद नोबेल प्राइज इन पीस मिला है। पीस मतलब शांति का, ये मिला है बेसिकली तोशिओकी मिमाकी को, बिकॉज ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं। ये पर्सन जापान के हैं और इन्होंने अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया गया था उसके ये विक्टिम रहे हैं, और उसके बाद से ये हमेशा से न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इस बार मिला है साउथ कोरियन ऑथर को, और ये बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज पहली बार साउथ कोरिया के किसी स्कॉलर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है, और इनका जो फेमस किताब है वो है आपका द वेजिटेरियन। तो इस तरीके से ये नोबेल प्राइज आपको जानने जरूरी थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको किसी भी नोबेल प्राइज में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट इसको आई कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।